सोच के देखो, अगर आप एक ऐसी दुनिया में हैं जहां हर वक्त जायंट बीस्ट का खतरा होता है। ये है काइजूस। और ये आपकी ज़िंदगी के हर वक्त पीछे पड़े हो और आप एक सिर्फ नॉर्मल क्लीनर हो। तो वेलकम टू काइजू नंबर 8, जहां प्रोटेक्टर बनना सिर्फ एक सपना नहीं, एक डेडली रियलिटी है। तो कुछ टाइम आप बने रहिएगा, आपको खुद ना खुद इंटरेस्ट आने लग जाएगा। तो आज की कहानी एक ऐसे जापान देश की है जहां विशाल कायक जायंट बीस्ट काइजू नाम के क्रिएचर्स रहते हैं, जो कि कभी भी सामने आ जाते हैं और इंसानियत के सबसे बड़े एनिमीज हैं। इन सब के बावजूद भी यहाँ के लोग बिना कोई डर और हिचक के आज तक अपनी ज़िंदगी आम तरीके से जी रहे हैं। लेकिन कैसे? क्योंकि यहाँ पर एक डिफेंस फोर्स नाम की फोर्स है, जो कि अपनी जान पर खेलकर इन लोगों की सुरक्षा करती है। ऐसे ही एक दिन योकोहामा शहर में 60 मीटर विशाल एक काइजू देखा गया, जिसका फॉल्टीट्यूड था 3.5। ये एक ऐसी वैल्यू है जो काइजू कितना सुपर स्ट्रॉन्ग है ये बताती है। तो पूरे शहर को काइजू अलर्ट पर लगा दिया जाता है और लोगों को सेफली इवैक्यूएट करके सेफ जगह पहुंचा दिया जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि इस काइजू का शरीर बहुत ही बड़ा और सुपर स्ट्रॉन्ग है, जिसके ऊपर मिसाइल्स का हमला भी बेकार दिखाई पड़ रहा था। तभी वहाँ पर 3rd डिवीज़न के डिफेंस फोर्स ऑफिसर्स पहुँच जाते हैं, जो कि अपना काम काफ़ी सक्सेसफुली कर रहे होते हैं। उनके हथियार भी सुपर स्ट्रॉन्ग थे, जो कि उस काइजू के शरीर को चीर देते हैं। उनमें से एक का वेपन जॉइंट काइजू के कोर को तबाह कर देता है, जिससे वह फटकर चारों ओर फैल गया था। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर काफका हिबिनो, जो कि बर्गर खा रहा था, और हमारा हीरो एक क्लीनर गाय है, जिनका काम होता है काइजू के पड़े हुए टुकड़ों को शहर से साफ करना। शहर के सभी लोग 3rd डिवीज़न की जीत की खुशियां मना रहे थे, और यहाँ तक कि इस न्यूज़ को नेशनल टीवी पर ब्रॉडकास्ट भी किया जा रहा था। उसी वक्त काफका भी वहां से गुजर रहा था। तभी वो एक नाम सुनकर वहीं ठहर जाता है। वो नाम कैप्टन मीना था, जिसने उस विशालकाय काइजू को मार गिराया था। अब काफका और उसकी टीम सफाई करने लग जाते हैं और लोग इनके काम को बड़े हल्के में लेते हैं। पर इनका काम भी काइजू के खिलाफ एक दूसरी जंग से कम नहीं है। सावधानी ना रखी जाए तो लोग इसमें भी घायल हो सकते हैं। और साथ ही उनका यह काम कितना बड़ा होता है, फिर भी उनके काम की कोई अहमियत नहीं है और सारा क्रेडिट डिफेंस फोर्स ले जाती है। काफका को पता चलता है कि आज उसे इंटेस्टाइन का काम करना है, और इस काम से तो हर कोई दूर भागने लग जाता है, क्योंकि इंटेस्टाइन की सफाई के दौरान उनका सामना होता है काइजू की पॉटीज से, जिसके बाद उनकी कई दिनों तक भूख ही मर जाती है। अब ये काम भले ही उन्हें अच्छा पैसा, खाना और घर देता है, फिर भी काफका के लिए यह जॉब बुरी है। यही सब बातें काफका सोचने से अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी वह टीवी पर कैप्टन मीना को देखता है। अब यहाँ हमें दो हैरान कर देने वाली बातें पता चलती है। पहला कि मीना 3rd डिवीज़न की कैप्टन है और वो पूरे देश में सबसे पॉपुलर कैप्टन है। और दूसरा ये कि काफका उसका बचपन का दोस्त था, जो कि उसके साथ ही डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करना चाहता था। लेकिन काफका यहाँ फंस गया। वो अपने आप को समझाने की कोशिश करता है कि उसका काम भी अच्छा है। अब अगले दिन जब काफका अपनी जॉब पर जाता है, तो आज उसकी मुलाकात एक रेनो नाम के बंदे से हुई है, जिसने इस जॉब को आज ही पार्ट टाइम ज्वाइन किया है। और रेनो का मकसद डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना है। काफका का एक दोस्त रेनो को बताता है कि काफका भी कभी डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन अब वह हार मान चुका है और यहाँ पर पड़ा है। रेनो काफका से उसकी हार मान लेने की वजह पूछता है। यहाँ काफका थोड़ा कूल बनते हुए बोलता है कि उसने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन सुपर स्ट्रॉन्ग से भी कोई सुपर स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए उसने हार मान ली। और वह यह भी बोलता है कि एक दिन यह बात तुम भी समझ जाओगे। वो कहता है कि वह कभी समझ नहीं पाएगा, क्योंकि वह कभी हार नहीं मानता, और ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। काफका सोच रहा था कि मेरा कोई भी जवाब मुझे लूजर दिखाने से बचा नहीं पाया, और हार मान लेना इतना बुरा है क्या? खैर, आज रेनो के पहले दिन पर उसे इंटेस्टाइन का काम दिया जाता है, जो सुनकर काफका काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। पर उसे भी यही काम दिया जाता है, जो कि यह बात काफका को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो नखरे दिखाने लग जाता है, लेकिन आखिर में वह मान जाता है। उनका बॉस बोलता है कि काफका थोड़े नखरे करता है, लेकिन वह काम करता है और उससे अच्छा काम और कोई नहीं कर सकता। अगर वह डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर पाता तो वहाँ भी वह अच्छा काम ही करता।
उनकी ये बातें रेनो सुन रहा था। अब ब्रेक में हम देखते हैं कि इंटेस्टाइन का काम करने के बाद रेनो की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जो कि काफ्का देखकर बहुत खुश हो रहा था, लेकिन उसकी भी हालत ख़राब थी। काफ्का रेनो को विटामिन पैक देता है, क्योंकि अब उसे खाना तो खाया नहीं जाएगा, साथ ही बदबू से बचने के लिए वह उसे नोज़ बंद करने को कहता है। अब इन्हें लगाने के बाद वह कैसा लगेगा यही सोचकर रेनो दूर भाग जाता है, लेकिन काफ्का उसे ज़बरदस्ती पहना ही देता है, जिसके बाद यह बदबूदार काम करते करते उन्हें शाम हो जाती है और उनके साथी भी अपना काम ख़त्म करके घर जा चुके थे। तभी अचानक रेनो काफ्का के पास आ जाता है और काफ्का को लगा कि रेनो उस ज़बरदस्ती का बदला लेने आया है, पर असल में तो वह उसे थैंक यू बोलना चाहता था, क्योंकि आज उसकी ही वजह से वह अपने पहले दिन को सह पाया। और वह काफ्का को बताता है कि डिफेंस फोर्स में अप्लाई करने की एज लिमिट को बढ़ाकर 32 कर दिया गया है। वह बोलता है कि वह कोई नहीं होता किसी के लाइफ के फैसले लेने वाला, लेकिन उसने काफ्का के चेहरे पर वो उदासी देखी थी जब उसने ये एक्सेप्ट किया था कि वह हार मान चुका है। लेकिन अगर वह गलत था तो काफ्का अपने काम को कंटिन्यू रख सकता था। काफ्का उसे थैंक्स कहता है, जिस पर रेनो शर्मा जाता है और बोलता है उसे घंटा नहीं फर्क पड़ता। और तभी उनके पीछे से एक योजो बाहर निकल कर आ जाता है, जिसका खाना बनने से काफ्का ने रेनो को बचा लिया था। योजो वो काइजू होते हैं जो बड़े काइजू के अंदर से बाहर निकलते हैं। काफ्का रेनो को अपनी जान बचाकर भागने को कहता है और यहाँ जल्द से जल्द मदद लाने को कहता है। रेनो काफ्का को यहाँ अकेला छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन काफ्का कहता है कि उसकी जान की कोई अहमियत नहीं है। पर रेनो डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता है और लोगों को बचाना चाहता है, जिसके लिए उसे जिंदा रहना होगा। काफ्का की बात मानकर रेनो वहाँ से चला जाता है। अब काफ्का इसका ध्यान भटकाकर रेनो से दूर ले जाता है। वो किसी तरह एक बिल्डिंग में घुस जाता है और सामने की खिड़की तोड़कर बाहर निकल आता है। अब इसके बाद हम काफ्का का पास्ट देखते हैं, जिसमें एक बड़े काइजू ने उसके शहर को तबाह कर दिया था। इसमें मीना भी वहाँ मौजूद रहती है, क्योंकि उसकी बिल्ली भी इस काइजू के हमले में मारी गई थी। अब वो दोनों एक साथ फैसला करते हैं कि वो डिफेंस फोर्स ज्वाइन करेंगे। हमें दिखाया जाता है कि काफ्का को मीना की काफ़ी ज़्यादा चिंता रहती थी। वो उसे डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने से मना कर देता है, पर फिर वो चैलेंज करते हैं कि कौन बेहतर डिफेंस फोर्स ऑफिसर बनेगा। फिर वो दोनों एक साथ मिलकर सभी काइजूस को ख़त्म कर देंगे। अब स्टोरी वापस प्रेजेंट में आ जाती है और इस योजो ने पूरी बिल्डिंग को तोड़ दिया है। अब काफ्का सीधा उसका सामना करने का फैसला करता है, लेकिन वह उसके सामने एक सेकेंड के लिए भी टिक नहीं पाता। काफ्का आज इसका खाना बन ही गया था, लेकिन अचानक से वहां रेनो आ जाता है, जो कि काफ्का को बचा लेता है। वो बताता है कि जल्दी यहाँ मदद भी आने वाली है और हम देखते हैं कि काफ्का का एक पैर टूट गया था। इसके बावजूद भी वह रेनो से पूछता है कि वह वापस क्यों लौट कर आया। रेनो उसका जवाब देता है कि अगर वह भाग गया तो कभी डिफेंस फोर्स ऑफिसर नहीं बन पाएगा। तभी काफ्का को अपना रिजल्ट याद आता है, जिसमें वो डिफेंस फोर्स ऑफिसर के लिए फेल हो गया था। काफ्का अपने आप से सवाल करता है कि वह हर एक चीज़ में फेल क्यों हो जाता है। वो डिफेंस फोर्स ऑफिसर के लिए भी फेल हो गया था और अपना वादा निभाने में भी फेल हो गया था। अब वह रेनो को भी बचाने में फेल हो रहा है। तभी अचानक से एक वाइट टाइगर उस योजो के हाथ को उखाड़ देता है और एक ही शॉट में उसका सिर फोड़ देता है। यह हमला 3rd डिवीजन के कैप्टन मीना ने किया था, यानी कि काफ्का की वही बचपन की दोस्त आज एक कैप्टन बनकर उसके सामने खड़ी है। अब इसके बाद उन्हें सीधे होश हॉस्पिटल में आता है। वहाँ काफ्का मीना के बारे में ही सोच रहा था कि वह कितनी स्ट्रांग हो गई है। तभी रेनो उसे आवाज़ देता है, जो उसके बगल के बेड पर ही लेटा हुआ था। वो काफ्का को कहता है थैंक्स, अगर आज वह नहीं होता तो आज इस बेड पर उसकी डेड बॉडी होती। पर उसकी यह बात सुनकर काफ्का को अपने मीना से किया गया वादा याद आने लग जाता है कि कौन सबसे बेहतर डिफेंस फोर्स ऑफिसर्स बनेगा। अब अचानक से एक आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि काफ्का अपने आप को हिट करके बोलता है कि हार मान लेना गलत नहीं है, पर खुद से झूठ बोलकर रुक जाना यह गलत है। अब काफ्का ने अपने अगले स्टेप के बारे में सोच लिया था। इसी बीच वो अचानक से अपने आगे एक क्रिएचर को देखता है, जो कि शायद उसी की तलाश में था। वो क्रिएचर काफ्का के मुंह में घुस जाता है। काफ्का फड़फड़ाने लग जाता है और ये देखकर रेनो पर्दा हटाता है और वो वहाँ काफ्का की जगह एक काइजू को देखता है। काफ्का खुद अपनी शक्ल को देखकर हैरान था। तभी एक बूढ़ा पेशेंट काइजू को वहाँ देखकर डिफेंस फोर्स को इन्फॉर्म कर देता है। अचानक किस्सा वापस पास्ट में जाता है और हम छोटी मीना और काफ्का को देखते हैं। छोटा काफ्का मीना को सिखा रहा होता है कि काइजू का सामना कैसे करते हैं। छोटी मीना को काइजू के नाम से डर लगता था, तो काफ्का उसके सिर पर हाथ रखकर बोलता है कि घबराओ मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही खड़ा हूँ।
इन पुरानी बातों को मीना याद कर रही थी जो कि आज काफका को झूठा बोलती है। अब वापस से पास्ट में ही स्टोरी चलती है और छोटी मीना बोलती है कि काफका आजकल कुछ ज़्यादा ही फिल्में देखने लग गया है। वो यह भी कहती है कि जब तक काफका उसके साथ है उसे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता। अब किस्सा वापस प्रेजेंट में आ जाता है और हम थर्ड डिवीजन को देखते हैं, जिनको मिली इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो हॉस्पिटल में दिखे काइजू को मारने जा रहे हैं। इधर हॉस्पिटल में रेनो काफका को स्माइल करने को कहता है ताकि उस बुढ़े को यह यकीन हो सके कि उससे कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन काफका की स्माइल भी इतनी डरावनी होती है कि ये बुढ़ा वहीं बेहोश हो जाता है और काफका उसकी मदद करने जाता है, लेकिन उसके टच करने से ही दीवार टूट जाती है। अब काफका की फट जाती है और हॉस्पिटल के बाकी पेशेंट भी उसे देख लेते हैं। अब डिफेंस फोर्स के यहाँ आने से पहले काफका को यहाँ से भागना होगा। काफका खिड़की खोलता है लेकिन खिड़की समेत वो पूरी दीवार ही टूट जाती है। अब जब वो यहाँ से जंप करता है तो वो जंप भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। काफका को रोना आ रहा था, आखिर उसकी बॉडी के साथ ये क्या हो रहा है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब अचानक से काफका के मुंह से एक क्रिएचर निकलता है और ये उड़ते हुए पक्षी को खा लेता है। फिर ये वापस नॉर्मल हो जाता है, लेकिन अब इसको बहुत ही ज़ोर से सुसु आई है, लेकिन अब इसको समझ में नहीं आता कि क्या करना है। तभी उसका प्रेशर निकल जाता है और उसके निप्पल से वो बाथरूम कर लेता है। अब अचानक से काफका रुक जाता है। उसे रियलाइज़ होता है कि अब वह मर्द नहीं रहा, यानी अब वह अपने बिस्तर के सपने को कभी पूरा नहीं कर पाएगा। रेनो उसे समझाता है कि इन सब बातों के लिए अभी वक्त नहीं है। डिफेंस फोर्स उसका ही पीछा कर रही है और वो किसी भी वक्त यहाँ आती होगी। काफका एक सवाल करता है कि क्या अब वह कभी डिफेंस फोर्स ज्वाइन नहीं कर पाएगा। रेनो उसे मना कर देता है, बल्कि उसे देखते ही मार दिया जाएगा ऐसा उसे बताता है। अब ये बात सुनकर काफका बहुत ही गहरी सोच में डूब जाता है। वह सोचता है कि अभी तो उसने वापस कोशिश करने का ही मन बनाया था, लेकिन अब तो वह मीना को अपनी शक्ल भी नहीं दिखा पाएगा। अचानक रेनो को एक बंद जगह दिखती है जिसके अंदर अगर वह चला गया तो उन्हें कोई ढूंढ नहीं पाएगा। पर अचानक काफका फिर से रुक जाता है। यह डिफेंस फोर्स की आवाज़ नहीं थी, बल्कि यह ज़मीन के अंदर से आ रही थी। अचानक एक जगह पर धमाका हो जाता है और रेडार पर एक और काइजू का सिग्नल दिख जाता है। डिफेंस फोर्स की टीम दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है और इधर काफका को भी अपने आप पता चल जाता है कि ये काइजू भी पिछले वाले काइजू की तरह ही एक योजो काइजू है। रेनो काफका को जल्दी छिपने को कहता है और हम देखते हैं कि जिस जगह धमाका हुआ था उस धमाके में एक बच्ची और उसकी माँ जिंदा बच गए हैं, लेकिन उसकी माँ एक मलबे के नीचे दबी हुई है। वो बच्ची अपनी माँ को निकालने की कोशिश कर रही होती है, पर वो लोग काइजू की नज़र में आ जाते हैं। काइजू ऊपरी मलबे को तबाह कर देता है। उसकी माँ बार बार अपनी बच्ची को भागने के लिए कहती है। अब इस काइजू ने उनको अपने मुंह में भर लिया था, पर तभी काफका अपने पंच से उसे मीलों दूर गिरा देता है। काफका को खुद अपनी पावर का अंदाज़ा नहीं था और वो अपनी खुद की ताकत को देखकर हैरान था। काफका उस परिवार की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वह बच्ची काफका को देखकर डर जाती है। काफका मुस्कुराकर फ्रेंडली होने की कोशिश करता है, पर उसका यह तरीका उस बच्ची को और भी ज़्यादा डरा देता है। आखिर में रेनो ही उसे संभाल पाता है। रेनो उसे बताता है कि अभी उसकी माँ जिंदा है, पर हम देखते हैं कि उस हमले में वो योजो ख़त्म नहीं हुआ था। काफका उन सभी को पीछे हटने को कहता है क्योंकि अब वो अपना एक फाइनल ब्लो लैंड करने वाला है। वो अपनी बॉडी को चार्ज करता है और एक ज़ोरदार पंच उस पर लैंड कर देता है। इस फोर्स से योजो की बॉडी ब्लास्ट हो जाती है और उसके टुकड़े पूरे शहर में फैल जाते हैं। वहाँ खून की बारिश होने लग जाती है। रेनो भी अब चिंतित हो जाता है कि काफका का आखिर ये क्या हाल हुआ है। काफका रेनो को बच्ची की माँ को हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए कहता है, पर अब भी वह बच्ची काफका को देखकर डर ही रही होती है। काफका उसके पास आकर बोलता है कि वो यहाँ से जा रहा है, तो अब उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद काफका वहाँ से जाने लग जाता है। तभी वह बच्ची काफका को आवाज़ देती है और उसे थैंक्स बोलती है। उस बच्ची का थैंक्स काफका के अंदर एक नई उम्मीद को जगा देता है कि अब वो अभी भी मीना के बराबर खड़ा हो सकता है। वह उसके साथ हर काइजू का मुकाबला कर सकता है और हम देखते हैं कि काफका का काइजू रूप अब गायब होने लग जाता है। इसके बाद जब डिफेंस फोर्स यहाँ आती है तो वो योजो का ऐसा हाल देखकर हैरान हो जाते हैं। वो उस बच्ची से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हादसे की वजह से वह बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है। मीना उससे वादा करती है कि वह हर एक काइजू को ख़त्म कर देगी और यह बात सुनकर वो लड़की थोड़ी सी दुखी हो जाती है। अब ये देखकर मीना भी हैरान हो जाती है। वह बच्ची मीना से प्रॉमिस लेती है कि मीना उस अच्छे काइजू को नहीं मारेगी। उस बच्ची की ये बातें मीना को चौंका देती हैं। खैर, इस हादसे को अब 3 महीने बीत चुके हैं और डिफेंस फोर्स अब तक उस हॉस्पिटल वाले काइजू को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका अभी तक उन्हें कोई क्लू नहीं मिला है।
और डिफेंस फोर्स ने इस काइजू का नाम रखा है काइजू नंबर 8। डिफेंस फोर्स की हिस्ट्री में यह पहली बार था जब कोई काइजू इतने वक्त तक डिफेंस फोर्स से बच पाया हो। इन 3 महीनों में रेनो और काफका का रिजल्ट भी आ चुका होता है। रेनो एग्जाम में पास हो जाता है और अब वह काफका का रिजल्ट उसे देने जा रहा था, लेकिन काफका के रिजल्ट को लेकर रेनो खुद भी बहुत टेंशन में था। वह काफका का रिजल्ट चेक करता है, जिसको देखकर वो स्माइल करता है। काफका के दोस्त भी समझ जाते हैं कि इस बार काफका ने एग्जाम पास कर लिया है। वह ये बात काफका को जाके बताता है, जो अपनी काइजू रूम में लंच कर रहा होता है। रेनो उसको पीट कर अपना चेहरा ठीक करने को कहता है, पर अभी भी उसके दांत मॉन्स्टर जैसे ही लग रहे हैं। उस पर चिल्लाते हुए रेनो बोलता है कि किस तरह डिफेंस फोर्स पागलों की तरह उसे पूरे देश में ढूंढ रही है, और हमें यह जानने को मिलता है कि उस दिन ये लोग हॉस्पिटल वापस चले गए थे और सबके सामने ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे जैसे वो खुद भी काइजू से डरे हुए हैं और उनसे छिप गए हैं। खैर, रेनो काफका को उसका रिजल्ट दिखाता है, पर जिसकी रेनो ने उम्मीद की थी, काफका अपने रिजल्ट को देखकर इतना ज़्यादा खुश नहीं होता है। इसका कारण यह था कि काफका हमेशा सेकेंड टेस्ट में फेल हो जाता था। वैसे अभी एक बड़ा सवाल सामने खड़ा हो जाता है कि काफका अपना सेकंड टेस्ट इसी काइजू की बॉडी में देने वाला है। काफका बोलता है और कहता है कि किसी को पता नहीं चलेगा, और हम देखते हैं उसका मुंह वापस से काइजू की तरह हो गया है। तो दोस्तों, डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करने के लिए कैडेट्स को 3 तरह के एग्जाम पास करने होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है रिटन टेस्ट, और दूसरा एग्जाम होता है फिजिकल टेस्ट, जिसको रेनो काफका देने वाले हैं, और तीसरा और आखिरी टेस्ट के बारे में आगे आपको पता चलेगा। और हाँ, इस फिजिकल एग्जाम को देने के लिए पूरे जापान से कैडेट्स एग्जाम देने आते हैं, और क्योंकि काफका 32 साल का हो गया है, यानी डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने का ये उसका आखिरी मौका है। रेनो कहता है कि उस फील्ड में हम दोनों राइवल्स होंगे, वहाँ वो उससे मदद की उम्मीद बिल्कुल भी ना करे। अब काफका मुस्कुराता है और बोतल का ढक्कन खोलने लग जाता है, जो कि उसे खुलता नहीं है, जिस कारण वो काइजू बनकर उसे फोड़ देता है। रेनो ने अपने हाथ खड़े कर लिए थे। वो काफका को एग्जाम देने से मना कर देता है। काफका उसके पैरों में गिरकर बोलता है कि वो एग्जाम तक अपने आप को संभाल लेगा, लेकिन रेनो यकीन नहीं करता और वहां से चला जाता है। अब रेनो के जाने के बाद काफका अपने से ही बात करने लगता है। वह मान लेता है कि अगर वह फेल हो जाता है और रेनो पास हो जाता है, तो फिर वो कभी उसे सर कहकर नहीं बुलाएगा। अब अपने आप से ही काफका काइजू फॉर्म गायब होने लग जाता है। खैर, उनका एग्जाम डिफेंस फोर्स की ताचिकावा बेस पर होने वाला था, और यहाँ के सिक्योरिटी को देखने के बाद उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि अगर काफका यहाँ गलती से भी काइजू बन गया तो यहाँ तुरंत उसका निपटारा कर दिया जाएगा। उन लोगों की तरह यहाँ और भी कैडेट्स आए हैं, जिनमें से काफका को एक लड़की अंकल कहकर बुलाती है, जो सुनकर काफका काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो बस 32 साल का है। रेनो उसे सच बताता है कि 32 साल वाले को अंकल ही बुलाते हैं। खैर, वो लड़की उन्हें यहाँ से उनकी वैन को हटाने के लिए बोलती है, क्योंकि यहाँ पर वो अपनी जी वैगन खड़ी करने वाली है, क्योंकि आज उसका लकी नंबर 5 है, जो कि काफका की पार्किंग पॉइंट का नंबर भी है। काफका को गुस्सा आ जाता है तो वो लड़की अपने कपड़े उतारने लग जाती है, जो देखकर काफका को अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर कर देता है। और हम देखते हैं कि उस लड़की ने किसी तरह का सूट पहना हुआ था, जो कि एक तरह से चार्ज हो रहा था। उसने सूट की मदद से उनकी कार को उठाकर फेंक दिया था। इस लड़की का नाम हमें बताया जाता है किको शिनोमिया, जो कि उनकी ही तरह एग्ज़ाम देने आई एक कैडेट है, जिसकी हॉबी काइजूस को मारना है। और अभी वह काफका को उसे संभालने को कहती है, क्योंकि उसे काफका के अंदर भी काइजू जैसी स्मेल आ रही होती है। रेनो बात को संभालता है और बोलता है कि हम काइजू डिस्पोजल का काम करते हैं। तभी किरोको की नज़र काफका पर जाती है, जिसने अपने हाथों पे एक भारी भरकम वैन उठा दी थी। अब काफका कोल बनते हुए बोलता है कि काफका हिबिनो नाम याद रखना। छोटी बच्ची किरोको के लिए यह एग्जाम सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी, लेकिन काफका से ये इम्प्रेस होने के बाद अब उसे काफका को हराने में बहुत मजा आने वाला है। यह कहकर शिनोमिया वहां से चली जाती है, लेकिन अभी काफका को रेनो का गुस्से का कहर झेलना होगा। काफका उसे समझाता है कि उसने बस वही हिस्सा ट्रांसफॉर्म किया था जिससे वो देख ना पाए, लेकिन रेनो कन्विंस नहीं होता है। तभी वहाँ सिक्योरिटी वाले उन्हें डांट देते हैं और उन्हें अंदर भेज देते हैं। अब फिटनेस टेस्ट शुरू होता है और शुरू से ही काफका बड़ा बेकार परफॉर्म कर रहा था। उसकी 32 साल की उम्र जवान लड़कों के बीच एक रुकावट बन रही थी। अब 225 कैडेट में से काफका का नंबर 219 आता है, और वही दूसरी ओर कीको शिनोमिया की पोजीशन 5th आती है। वह काफका को देखकर उसकी पुरानी बातें याद दिलाती है, जो सुनकर काफका रोने लग जाता है। लेकिन रेनो काफका की यह परफॉर्मेंस देखकर उस पर काफ़ी ज़्यादा प्राउड करता है, क्योंकि उसने एग्ज़ाम में अपनी पावर का यूज़ नहीं किया था। काफका को भी यही लगा था कि अगर वह ईमानदारी का खेल खेलेगा तो वह महान लगेगा,
पर अब उसे पछतावा हो रहा था क्योंकि अब वो शायद ही पास हो पाएगा। रेनो उसे बताता है कि दिक्कत उसकी एज नहीं थी, इस बार सारे कैडेट्स ही दिग्गज आए हैं और एक से बढ़कर एक है, और खासकर कीको शिनोमिया जिसने अपनी 16 साल की उम्र में ही कैलिफोर्निया न्यूट्रलाइजेशन से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। यहाँ की सबके लिए सबसे बड़ी कंपटीशन जिससे काफका ने आते ही पंगा ले लिया था। और तभी कीको काफका के पास आती है और बोलती है कि तुम्हें सच पता चल गया, जिसे जानकर काफका भी काफी ज्यादा हैरान था। तभी ये पगला इसका हाथ पकड़ लेता है और इसके बॉडीगार्ड आके इसे धुन देते हैं, और इसके बाद कियो उसे चिढ़ाकर वहां से चली जाती है। काफका उसे चैलेंज करता है कि वो उसे हरा कर दिखाएगा, लेकिन इससे पहले उसे एग्जाम पास करना होगा। रेनो उसे एक कमाल की न्यूज़ देता है कि पिछले 2 साल से थर्ड एग्जाम में काइजू की बॉडी साफ करने का ही काम दिया जाता है। इससे कैडेट्स की काइजू के प्रति उनकी नॉलेज के बारे में पता चलेगा, और इसीलिए रेनो पार्ट टाइम काइजू की बॉडी डिस्पोज करने का काम करता है। अब हमें ये जानने को मिलता है कि यह एग्ज़ाम वाइस कैप्टन होशिनो की देखरेख में होने वाला है, और उनका असल एग्ज़ाम काइजू को ढूंढकर उन्हें ख़त्म करना था। काफका और रेनो वो दोनों ही हैरान थे, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उन्हें ऐसे ही काइजू के सामने फेंक दिया जाएगा। और सभी कैडेट्स को इजुमु टेक गियर सूट दिया जाता है, और यह वही सूट है जो कि ऑफिसर्स काइजू के सामना करते हुए पहनते हैं। और ये सूट नॉर्मल ह्यूमन की क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है, लेकिन यह चीज भी मायने रखती है कि इस सूट को पहना किसने है। काइजू के शरीर से बना हुआ यह सूट ऑफिसर्स की बॉडी से पूरी तरह चिपक जाता है, जिसे वह उनके ही शरीर का एक हिस्सा मान लेता है। अब रेनो इस सूट का 8% पावर ही यूज कर पा रहा था, और हाची नाम का यह कैडेट इस सूट की 18% पावर को यूज कर पा रहा था, और आई कागुरा इस सूट का 15% पावर यूज कर पा रहा था, और इरू इस सूट का 18% पावर यूज कर पा रहा था। और असल में ये काफी अच्छा नंबर है, क्योंकि अच्छी ट्रेनिंग के बावजूद कई ऑफिसर सिर्फ 20% पर ही रह पाते हैं। लेकिन कीको शिनोमिया ने सबको हैरान कर दिया था, क्योंकि वो इस सूट का 49% पावर यूज कर पा रही थी, जो कि अब तक के कैडेट्स में सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर था। लेकिन एक और शख्स था जिसने वहां इतिहास रच दिया था, वो होता है काफका हिबिनो, जिसकी अनलीश पावर 0 दिखा रही थी। आज तक ऐसा कोई भी कैडेट सामने नहीं आया जो 1% पावर का भी यूज ना कर पा रहा हो। यह लगभग नामुमकिन था। एक जगह काफका को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा उसके साथ ही क्यों होता है, तो वो कीको को लगता है कि काफका के साथ खेल खेल रहा है, क्योंकि वो तो काफका की ताकत का नमूना पार्किंग लॉट में ही देख चुकी थी। लेकिन उनके बीच एक और शख्स था जिसका काफका एंटरटेनमेंट बन गया था। जिस फील्ड में इनका एग्जाम होने वाला था वहाँ एक बड़ा होजू काइजू है और 36 योजू काइजू हैं। यह पिछले साल पकड़े गए थे, और वही काइजूज हैं जिन्होंने हाची ओज में 16 लोगों को मार दिया था। अब जाहिर सी बात है कि इस एग्जाम में इन लोगों की जान भी जा सकती है, और इसीलिए सभी कैडेट्स पर ड्रोन के जरिए नजर रखी जाती है। और अगर ऐसा लगता है कि किसी कैडेट की जान खतरे में है तो उनके सूट में मौजूद शील्ड को एक्टिवेट कर दिया जाता है, लेकिन इसके साथ ही वह एग्जाम में फेल कर दिया जाता है। पर किसी के चेहरे पर एक शिकन भी नहीं थी, और वह सभी लोग फील्ड में कूद पड़ते हैं और अपनी सूट की पावर को यूज करते हुए अलग अलग अंदाज में इन योजू को मार गिराते हैं। एक तरफ काफका जिसने कीको को हराने का चैलेंज किया था, वो बिना सूट की पावर के गन तक नहीं उठा पा रहा था। तभी कैडेट्स के बीच में ही अनाउंस किया जाता है कि इस एग्जाम को 3rd डिवीजन की कैप्टन मीना भी देख रही हैं। और एक गुप्त बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मीना कैडेट्स में काफका नाम देखने के बाद ही यहाँ पर आई थी। काफका को मीना से यह किया हुआ वादा याद आ जाता है, और शांत दिमाग से वह सोचने लगता है। उसने रियलाइज किया कि हर मोमेंट पर नजर रखने के लिए इतने ड्रोन का यूज तो नहीं किया जा रहा है। असल में एग्जाम में एग्जामिनर्स इस चीज को भी जज करेंगे कि हर एक कैडेट्स हर एक सिचुएशन में अपने आप को किस तरह ढालता है। काफका रेनो के साथ हर अटैक को सपोर्ट देने का फैसला करता है, और इस फील्ड में जितने भी योजो को छोड़ गया है वह सब देख नहीं सकते, लेकिन उनके सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। इसलिए सभी कैडेट्स के सूट में जानबूझकर साउंड बॉम्ब दिया गया था, और काफका इतना सब कुछ अपने पुराने काम की वजह से ही जानता था। उसने योजो की वीकनेस बताकर सबकी मदद की। काफका की यह अचानक इम्प्रूवमेंट देख वाइस कैप्टन भी हैरान था। काफका का भी सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ जाता है, वो अपनी पावर्स के बिना भी एग्ज़ाम पास कर सकता है। तभी एक योजो उन पर हमला कर देता है।
इस अचानक हमले से काफका की हड्डियां और कुछ सेंसिटिव ऑर्गन्स भी डैमेज हो जाते हैं। काफका उठने के काबिल नहीं बचा था, उसकी शील्ड भी ओपन कर दी जाने वाली थी। काफका अभी भी उठने की कोशिश करता है क्योंकि मीना उसे देख रही होती है। वो काइजू भी उसके काफी करीब आ चुका था, शील्ड भी ओपन कर दी जाने वाली होती है, लेकिन अचानक किरिको वहां आ जाती है और उसने योजो को मारकर काफका का डिस्क्वालीफाई होने से रोक दिया था। और काफका को चिढ़ाने के बाद वो सीधा हिंजू की तरफ जाती है। मैं आपको बता दूं कि गियर सूट वेपन्स की क्षमता को बढ़ा देता है, इसीलिए क्योंकि सभी काइजूस को आसानी से मार पा रही थी। अब इधर क्योंकि काफका का पैर टूट चुका था तो अब वो टेस्ट में उसका कंटिन्यू रखना लगभग नामुमकिन था। उसे गिव अप करने की एडवाइस दी जाती है, लेकिन काफका का जुनून उसे हार मानने से मना कर देता है। उसका सेल्फ बिलीव और ह्यूमन स्पिरिट सूट की अनलिश पावर को 0.0 से 0.1 तक बढ़ा देता है। वो अपने पैरों पे वापस खड़ा हो जाता है और शायद सूट की वजह से वह वाइस कैप्टन भी उसे कंटिन्यू रखने की परमिशन दे देते हैं। काफका रेनो को उसकी परवाह ना करते हुए आगे बढ़ने के लिए कहता है, जैसा उसने एग्जाम से पहले कहा था, लेकिन रेनो उसके साथ ही खड़ा रहता है। काफका भी रेनो की जिद को अच्छे से जानता था। वह काफका को अपनी पीठ पर बिठाकर भागने लग जाता है, जो देख वाइस कैप्टन होशिनो की हंसी रुकने का नाम नहीं लेती और अब रेनो को भी थोड़ी शर्म आने लग जाती है। वह अपनी सूट की पावर को यूज करके भी तेज भागने लग जाता है। तभी दूसरी तरफ किको शिनोमिया सभी योजो उसे खत्म करने के बाद सबसे पहले होजू पे एक ग्रेनेड फेंक कर मार देती है, जिसके दर्द से वह चिल्लाने लग जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर किको उसके मुंह पर खड़ी हो जाती है और एक यूनिक बुलेट से उसके मुंह पर एक सुपर स्ट्रॉन्ग हमला करती है। उस होजू की मौत हो चुकी थी और एग्जाम भी खत्म हो चुका था। सभी ड्रोन को वापस बुलाकर घायलों के लिए मेडिकल टीम भेजी जाती है। किको की परफॉर्मेंस ने मीना तक का ध्यान खींच लिया था और यह पहली बार था जब एग्जाम इतने जल्दी खत्म हो चुका हो और कोई भी एग्जाम से बाहर ना हुआ हो। और आखिर एक डायरेक्टर की बेटी से और इससे ज़्यादा क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अपने पापा के सामने अपने आप को साबित करने के बाद वह चौथी बार काफका का मजाक उड़ाने जा रही थी। लेकिन हम पीछे एक और काइजू को देखते हैं जिसने किगर के दिल पर शूट कर दिया था। अचानक मरे हुए योजो वापस से जिंदा होने लग जाते हैं और उनका रंग भी अचानक से चेंज हो गया था। काफका को भी एक स्ट्रॉन्ग काइजू की प्रेजेंस फील हो रही थी और हम देखते हैं कि अपने सूट की पूरी ताकत लगा के किरू ने अपने दिल को बचा लिया था और काइजू की बॉडी से बना हुआ सूट उसकी चोट को भी हील कर देता है। किकू ने उस काइजू को भी हैरान कर दिया था। वो सोचता है कि यह इंसान इतना लीथल अटैक से कैसे बच गई। बट एक सरप्राइज की बात यह भी थी कि ये काइजू इंसानों जैसे बात कर सकता है और यहाँ तक कि उसकी सोच भी इंसानों जैसी ही थी। उसने किको के शरीर को छिन्न कर दिया था और डिपार्टमेंट भी हैरान था कि मरे हुए काइजू वापस जिंदा कैसे हो सकते हैं। और साइंटिस्ट बताते हैं कि जिंदा हुए काइजू का फोर्टिट्यूड भी 6.4 दिखा रहा है और इसका साफ साफ मतलब यह है कि इसको हराने के लिए पूरी डिफेंस फोर्स लगेगी। और तभी वो अनजान काइजू वापस धुएं में गायब हो जाता है। अब हम देखते हैं कि उस होजू का रूप बिल्कुल ही बदल गया है। वाइस कैप्टन होशिनो अच्छे से जानते थे कि थर्ड डिवीजन में सिर्फ 2 लोग ही इसको हरा सकते हैं, पहला तो कैप्टन मीना और दूसरा वो खुद। क्योंकि अपनी इंजरी इसको हील करते हुए उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो काइजू उसे दीवार में दे मारता है। इसमें वह बुरी तरह घायल हो चुकी है, लेकिन वो हार नहीं मानती क्योंकि किको को अपने फादर के लिए परफेक्ट बनना है। किको शिनोमिया हमेशा से टॉपर थी, अक्सर हर कोई उसकी तारीफ ही करता था, लेकिन उसे वो कभी नहीं मिला जो उसके पास था। किको के फादर ने कभी उसे अप्रिशिएट नहीं किया। वो अपनी बेटी को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, जो अपनी मरी हुई माँ और इस देश के लिए कुछ कर सके। इन बातों को याद करके किको एक बार फिर खड़ी होने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी लाख कोशिश करने के बावजूद भी उसके सामने एक पल नहीं टिक पा रही थी, बल्कि उसका एक हाथ बुरी तरह से टूट जाता है। वह होजू अपने सिंग को बड़ा करके अपने सुपर स्ट्रॉन्ग हमले के लिए बॉडी को चार्ज कर रहा था। कैप्टन मीना और वाइस कैप्टन होशिनो अभी भी फील्ड से बहुत दूर थे। किको भी अपनी हार को एक्सेप्ट कर चुकी थी और उस होंजू ने भी किको पर अटैक कर दिया था। और तभी किको अपने सामने काफका को देखती है। उस हमले ने वहां के बहुत बड़े हिस्से को तबाह कर दिया था, लेकिन काफका की पावर के चलते वो दोनों बच जाते हैं। और हमें ये जानने को मिलता है कि जैसे ही काफका को किको के बारे में पता चला था, वो होंजू से अकेले लड़ रही थी, वो तुरंत उसे बचाने के लिए गायब हो गया था। इधर किको भी कंफ्यूज थी कि काफका एक काइजू है। काफका शिनोमिया की तरफ देखकर उसे विनती करता है और कहता है कि कृपया कर वो ये बात किसी को ना बताए। तभी वो हिंजू फिर से एनर्जी ब्लास्ट कर देता है, लेकिन काफका ने अपने हाथ से ही उस हमले को डिफ्लेक्ट कर दिया था
और अब वो वापस अपनी बॉडी को चार्ज करने लगता है। अब इधर मॉनिटर पे एक नए काइजू का भी सिग्नल शो हो रहा था, जिसका फॉर्टिट्यूड 9.8 था, जो कि आज तक के देखे गए काइजूज में से सबसे बड़ा फॉर्टिट्यूड था। और ये ठीक उसी होंजू के पास से आ रहा था। अब वो लोग ये सोचते हैं कि ये कोई सिस्टम ग्लिच है और इस बात को टाल देते हैं। वो लोग कहते हैं कि अगर वो सच में कोई काइजू है तो ये इतिहास का सबसे सुपर स्ट्रॉन्ग काइजू होगा। यहाँ काफका अपनी पूरी ताकत से उस होंजू पे पंच लैंड कर देता है, जिससे उसकी हड्डियां पे से स्किन गायब होने लग जाती है। उसके शरीर के चिथड़े उड़ जाते हैं। काफका डायलॉग मारते हुए बोलता है, अब जिंदा होके दिखाओ, और उस योजो की बॉडी सच में रिएक्ट करने लग जाती है। काफका की फट जाती है और वह उससे माफी मांगने लग जाता है, जिसके बाद होंजू वापस अपना दम तोड़ देता है। इसके बाद काफका भयानक नजरों से कियोकी की तरफ देखता है और उसके पीछे मौजूद योजो को मार देता है। काफका उससे कहता है कि वह उसे कुछ नहीं होने देगा और साथ ही उसे समझाता है कि उसे अपने आप को ऐसे खतरे में नहीं डालना चाहिए। तभी रेनो भी काफका को मारकर उसे यही बात कहता है। काफका एक्सप्लेनेशन देने लगता है कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी कि उसे ऐसा स्टेप लेना पड़ा। इसी बीच क्योको बेहोश हो जाती है। अब इसके बाद कुछ देर बाद हम देखते हैं मीना और होशिनो साइट पर पहुंच चुके हैं, लेकिन होंजू तो पहले से ही मारा जा चुका है। होंजू की ऐसी हालत देख होशिनो को कुछ याद आता है। तभी उन्हें एक अपडेट मिलती है कि 3 और कैडेट सेफली शेल्टर तक पहुंच चुके हैं। होशिनो को शक था कि यह हादसा 3 महीने पहले हुए उस केस से जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद अगले दिन हॉस्पिटल में हमें ये जानने को मिलता है कि काफका को ज़्यादा चोट नहीं आई थी और अब कीको की हालत भी पहले से ठीक है। आखिर उसके इलाज में बेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा था, जो कि यह बात काफका को अच्छी नहीं लग रही थी। आखिर उसे ही स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है? वैसे कीको को चोट भी ज़्यादा आई थी। वैसे आज काफका ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा है कि अपने सपने का पीछा करते हुए अक्सर हमेशा ऐसा कोई होता है जो आपसे बेहतर होता है और आपके सपने को छीन सकता है। इसलिए अगर आज काफका फेल भी हो गया तो उसे पछतावा नहीं होगा, क्योंकि इस बार उसने अपना पूरा दम लगा दिया था। इसके लिए वो रेनो को थैंक्स भी कहता है, उसको यहाँ तक एनकरेज करने के लिए। उनकी बातें बाहर खड़ी मीना भी सुन रही थी और तभी वह अंदर आती है और फिर कीको की मदद करने के लिए उसे थैंक्स बोलती है। काफका उससे बात करना चाहता था, लेकिन उसने फैसला लिया है कि वह मीना से तभी बात करेगा जब उसके शरीर पर डिफेंस फोर्स की वर्दी होगी। अब दूसरी तरफ कीको अपने फादर से माफी मांग रही थी, क्योंकि इस बार वो परफेक्ट नहीं थी। अब वहाँ वाइस कैप्टन होशिरो मिलने आते हैं, जो उससे होजू को मारने के लिए थैंक्स बोलते हैं। ये सुन कीरो के मन उदास हो जाता है, क्योंकि सच तो कुछ और ही था। अब उसके चेहरे की मायूसी देख कैप्टन होशिरो पूछते हैं कि ऐसा नहीं हुआ था क्या? कीरो बोलती है कि उसने ही उस होजू को खत्म किया था। वैसे आज का डरा देने वाला यह हादसा टीवी पर भी ब्रॉडकास्ट हो रहा था, जिसको वह अनजान काइजू भी पब्लिक टॉयलेट में सुन रहा था। वह हैरान था कि उसके इतने सुपर स्ट्रॉन्ग होजू को किसने मारा होगा, और अचानक उसका फोन रिंग होने लग जाता है। यह उसके साथियों का कॉल था, जो उसे जल्दी बाहर आने को कह रहे थे। वह काइजू अपने शरीर को इंसान रूप में बना लेता है। अब यहाँ पर काफका के ही पुराने दोस्त लोग होते हैं, जो इस अनजान काइजू को जानते रहीं। अब इसके आगे कुछ महीने तक काफका और रेनो अपना काम पर वापस लौट आते हैं और रिजल्ट का वेट करते हैं। आज उनका रिजल्ट आने वाला है, जिसको लेकर काफका की बहुत ही ज़्यादा फटी हुई है। तभी उनका बॉस उन्हें बताता है कि उनके नाम के लेटर आए हैं। यहाँ काफका का आखिरी मौका है। अब क्या लगता है गाइज, एग्जाम में वह पास होकर कभी मीरा के बराबर खड़ा हो पाएगा? चलिए देखते हैं। अब सीन शिफ्ट होकर डिफेंस फोर्स हेडक्वार्टर जाता है, जहाँ सभी पास हुए कैडेट्स इकट्ठा हुए थे। उनमें रेनो भी मौजूद था, लेकिन काफका वहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हमें ये जानने को मिलता है कि कीको के बचपन की दोस्त वो भी पास होकर इसी डिवीजन में आई है। यहाँ रेनो की मुलाकात ईहा से होती है और उनकी पहली मुलाकात में ही वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ईहा रेनो को काफका के बारे में पूछता है और रेनो भी बताते वक्त थोड़ा मायूस हो गया था। तभी कैप्टन मीना सभी नए ऑफिसर्स के स्वागत के लिए स्टेज पर आती है, और क्योंकि कीको ने टॉप किया था इसलिए उसे भी ओथ लेने के लिए स्टेज पर बुलाया जाता है। अब ओथ खत्म हो जाने के बाद मीना एक बार फिर कीको को थैंक्स कहती है, एग्जाम के बीच में हुई अचानक गड़बड़ को संभालने के लिए। हालांकि कीको अच्छे तरीके से जानती थी कि इन एप्रिसिएशंस की हकदार वो नहीं है। अब उसकी आंखें भी काफका को ही ढूंढ रही थी, और तभी रूम में नटखट काफका घुसता है, जिसको देख के कीको शर्माने लग जाती है। वहाँ कई लोग काफका को देख हैरान थे। असल में काफका एग्जाम में भी फेल हो गया था।
जिस पर मीना भी कुछ बोलने वाली थी, पर तभी होशिरो कहता है कि वो उसे अपने डिवीजन में रखेगा। और ये जाहिर था कि काफका के मार्क्स उसे किसी भी तरह पास नहीं करवा सकते थे, लेकिन एग्जाम के दौरान अपने पॉइंट्स के बारे में ना सोचना और दूसरे को सपोर्ट देना, यहाँ तक कि काइजू की वीकनेस का भी पता लगाना, ये सभी एक बड़ी वजह थी काफका को एक और मौका देने के लिए। और साथ ही वो लौंडा बड़ा फनी है, तो काफका को फुल ऑफिसर बनने से पहले उसे ट्रेनिंग देकर आजमाया जाएगा, इसलिए काफका को ओथ सेरेमनी से बाहर रखा गया था। पर इसके बावजूद कई लोग यहाँ काफका को देखकर खुश थे। अब सेरेमनी को एंड करते हुए कैप्टन मीना एंडिंग स्पीच देती है। सबसे पहले वे सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन कहती है इस मुश्किल एग्जाम को पास करने के लिए, और वो बताती है अब इससे आगे मुश्किलें और भी बढ़ने वाली है। इन कुछ सालों में काइजू की तादाद और उनकी ताकतें भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और कुछ केसेस में मरे हुए काइजू वापस जिंदा होते देखे गए हैं। जाहिर सी बात है कि उनके आगे का सफर बहुत ही मुश्किल होने वाला है, जिसमें कई लोग अपनी जान भी गंवा सकते हैं। पर इसके बावजूद भी मीना चाहती है कि वह सब उस पर भरोसा करे, वो ढाल बनकर सबकी रक्षा करेगी। काफका मीना का नाम लेकर चिल्लाता है और कहता है वह हमेशा उसके साथ खड़ा है। सभी लोग काफका को ही देखे जा रहे थे। काफका ने गलती से इतनी जोर से बोल दिया था कि सारे के सारे हैरान ही रह जाते हैं, लेकिन एक सीनियर का नाम लेने की सजा के तौर पे उसे 100 पुशअप्स की पनिशमेंट दी जाती है। ये देख होशिरो अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था। वो मीना से बोलता है कि उसने काफका को कम सलाह दी है, पर तभी वह मीना को मुस्कुराते हुए देखता है। वैसे हमें होशिरा के काफका को यहाँ रखने के असली कारण के बारे में भी पता चल जाता है। असल में जब मरे हुए काइजू वापस जिंदा होने लगे थे तो उनमें एक ऐसा भी काइजू मौजूद था जिसका फॉर्टिट्यूड 9.8 था, जिसको उस वक्त उन्होंने इग्नोर कर दिया था। पर वहाँ एक और कोई ऐसा था जिसके अचानक वाइटल्स ऑर्गन्स दिखना बंद हो गए थे। और इसके साथ ही काफका काफी ज्यादा मिस्टीरियस भी है, और वो पहला ऐसा बंदा है जिसके सूट का एम्पलीट्यूड 0 दिखा रहा था। अब हमें बताया जाता है कि होशिरा को शक है कि कोई सच उसके सामने है पर उससे छिपा हुआ है। अब काफका के पुशअप्स कंप्लीट हो जाने के बाद कीको उसे उसके साथ चलने को कहती है। इहारू उसके मजे लेते हुए पूछता है कि क्या तुम उसे प्रपोज करने वाली हो, जिस पर कीको गुस्सा हो जाती है और काफका को पीटकर उसे अपने साथ ले आती है। जिसके बाद काफका हॉस्पिटल से लेकर अब तक की उसे सारे किस्से बता देता है, लेकिन कीको को यकीन नहीं हो पा रहा था उसकी कोई भी बातों पे। आखिर कोई भूखे होने पर काइजू कैसे खा सकता है। काफका को लगता है कि उसे ये बात डिफेंस फोर्स को बता देनी चाहिए, शायद वो कोई उसका इलाज ढूंढ सके। लेकिन कीको उसे यह सोचने से भी मना कर देती है, क्योंकि सुपर स्ट्रॉन्ग काइजू को मार के डिफेंस फोर्स के लिए वेपन्स बनाए जाते हैं, और इनफैक्ट काफका के साथ भी यही किया जाएगा। तो उसकी बॉडी पे हर दिन तरह तरह के एक्सपेरिमेंट भी किए जाएंगे। काफका उससे रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि वह यह बात किसी को भी ना बताए, और एकदम से उसके इतने करीब आ जाने से कीको उसे मार के अलग कर देती है और बोलती है कि काफका ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वह शांत ही रहेगी। लेकिन अगर उसे पता चला कि काफका काइजू बनकर इंसानों को मारने वाला है तो वो खुद काफका को मार देगी। रेनो ये बात सुनकर डर जाता है और काफका मुस्कुराकर बोलता है कि हाँ, ऐसा हो तो मार देना। इस दिन के बाद ही रेनो अपनी ट्रेनिंग में और मेहनत करने लग जाता है, और शूटिंग प्रैक्टिस में उसका टाइमिंग भी 2 मिनट 35 सेकेंड ही था, और अब वो सूट के 18% पावर को यूज कर पा रहा था। लेकिन इसकी वजह से उसे एक दोस्त के साथ कंपटीटर भी मिल चुका था, इहारू, जिसकी टाइमिंग 2 मिनट 15 सेकेंड थी, और अब वो अपने 20% पावर को यूज कर पा रहा था। लेकिन इन दोनों को भी पछाड़ते हुए कीको की टाइमिंग 1 मिनट 16 सेकेंड की होती है, और अब वो अपने सूट के 55% पावर को यूज कर पा रही थी। हारुइची और आको को भी अपने कंपटीटर मिल चुके थे, और वहीं काफका, जिसका शूटिंग टाइमिंग 6 मिनट और 39 सेकेंड था, अब अपने सूट की पावर को 1% पे यूज कर पा रहा था। वो इतना ही करके सबसे ज्यादा खुश हो रहा था, और वाइस कैप्टन उसे बताते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो काफका को कुछ ही महीनों में बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और आज की ट्रेनिंग को खत्म करते हुए वह सभी को फील्ड के 15 चक्कर लगाने को कहता है। अब ट्रेनिंग के बाद सभी लोग हॉट वाटर बाथ लेने आए थे, जहां इहा अपने मसल्स रेनो को शो ऑफ कर रहा था, और तभी काफका सभी को अपने मसल्स दिखाता है, जो देख रेनो और इहा हैरान हो गए थे। लेकिन काफका अपनी सांस को रोककर अपनी तौंद को छिपाने की कोशिश कर रहा था, जिसमें वह बेचारा नाकामयाब हो जाता है और एक मजाक बनकर रह जाता है। तभी वहां बात लेने आको वहां आ जाता है, जिसकी बॉडी देख सभी लोग शर्म से पानी में कूद पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ कीको भी अपने दोस्तों के साथ बात लेने हुए आई थी, पर वहां पहले से ही मीना मौजूद रहती है। मीना उन्हें अंदर आने को कहती है, वो वैसे भी बाल सुखा के वहां से जाने वाली थी। कीको यहाँ मीना की बॉडी मसल्स को नोटिस करती है, जो कि बिल्कुल सही मात्रा में थी।
और मीना का कॉम्बैट पावर भी बहुत ही ज़्यादा होता है। तो कीकू इसके पीछे का कारण उससे पूछती है। मीना उसे उसके बगल में खड़े होने को कहती है। अब वो उसे अपनी एक बेसिक एक्सरसाइज सिखाने वाली थी और दूसरी तरफ लड़कों में यह बातें चल रही थी कि उनके डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने की वजह क्या है। इहारू जब स्कूल में था तब मीना ने एक काइजू से उसकी जान बचाई थी, तभी से वह मीना जैसा बनना चाहता है। वहाँ हर किसी का डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने का कारण किसी तरह से मीना ही होती है। तब इहा काफका की वजह पूछता है और काफका उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है। उसने बता दिया था कि वो और मीना बचपन के दोस्त थे। उन्होंने बचपन वाले वादे भी किए थे और अपने किस्से सुनाकर उसने सबकी जला दी थी। वो लोग मीना के बारे में और जानना चाहते थे, जिसके लिए वह लोग काफका के ऊपर चढ़ने लग जाते हैं। लेकिन ज़्यादा देर तक पानी में रहने की वजह से उन सबकी हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन अपने आप को बेहतर बनाने के लिए सभी लोग दिल और जान से मेहनत कर रहे थे। इस बीच मीना के टाइगर ने शायद काफका का रियल आइडेंटिटी को पहचान लिया था, पर अचानक वह खुद कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन इतनी हार्ड ट्रेनिंग के बावजूद भी काफका में कुछ खास प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रही थी। पर रेनो और सभी उसका साथ जरूर देते हैं। और एक दिन काफका लेट नाइट पढ़ाई कर रहा होता है, तभी वाइस कैप्टन होशिनो वहां आते हैं, जो उसे सलाह देने आए थे कि मेहनत के साथ आराम भी करना जरूरी है। वो काफका की इतनी मेहनत का कारण पहले से ही जानते थे, क्योंकि डोम में बोली गई हर बात रिकॉर्ड हो जाती है। वाइस कैप्टन काफका से पूछते हैं, क्या मैं यह समझूं कि तुम मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहे हो? काफका हड़बड़ाहट में मना करने लग जाता है, लेकिन सच तो यही था कि हाँ, वो उसकी जगह ही लेने आया है। और फिर वो इस बात को एक्सेप्ट भी करता है। कैप्टन होशिनो वहाँ टेबल पर हाथ मारता है और काफका को 2 घंटे देता है, जिसके बाद वह लाइट ऑफ करके और डोर लॉक करके अपने रूम में आराम करने के लिए चला जाए। होशिनो कहता है कि वो काफका को अपनी जगह लेने नहीं देगा और यह भी कहता है कि वह यहाँ पर किसी से भी लगाव ना रखे, क्योंकि उनके काम में जान की गारंटी नहीं होती है। और सडनली तभी पूरे बेस में इमरजेंसी अलार्म जोर से बजने लग जाता है। यह काइजू अलर्ट था, मतलब कि उनके पहले मिशन का वक्त आ चुका है। सागामिया में बहुत बड़ा हुंजू देखा गया है, जिसके आसपास में और उसके अंदर बड़ी तादाद में योजू काइजू मौजूद हैं। मीना कहती है कि वह हुंजू को अकेले संभाल लेगी और बाकियों को वो उसके साथ कोऑपरेट करने को कहती है। वहाँ के आम वासियों को सागामिया से दूर ले जाने का काम शुरू कर दिया जाता है। अब उन सभी काइजू को खत्म करने के लिए डिफेंस फोर्स भी निकल पड़ती है। यहाँ पर कीको अब तक इस बात पर यकीन नहीं कर पाई थी कि उसके सामने बैठा काफका ही वही काइजू नंबर 8 है, लेकिन उसने काफका से बहुत सारी उम्मीदें लगाई हुई है। तभी वहाँ काफका को उल्टी आने लग जाती है और कीको ठीक उसके सामने बैठी हुई थी। मिशन की घबराहट के चलते काफका ने कुछ ज्यादा ही खा लिया था। खैर, डिफेंस फोर्स प्लान बनाती है कि होंजू को इस शहर के सेंट्रल एरिया में मारा जाएगा, ताकि शहर को कम से कम नुकसान पहुंचाया जा सके। वैसे भले ही होंजू काफी बड़ा है, लेकिन असली खतरा वो छोटे योजू हैं जो होंजू बना रहा है। सभी ऑफिसर्स का काम सारे योजू को सेंट्रल एरिया में किसी भी तरह रोकना है, जिसके लिए सभी डिवीजन्स के ऑफिसर्स को मल्टीपल रो में बांटा जाता है और काफका का बैच आखिरी रो में लगा हुआ था। मीना भी 8 मिनट में अपनी पोजीशन पर पहुंच चुकी थी। काफका के पास अपने आप को साबित करने का इससे अच्छा मौका नहीं था, लेकिन वो इस मिशन को लेके इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है और वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी है और उसे दर्द हो रहा है। इसके बावजूद भी वो एक्साइटेड था, क्योंकि यह वही काम था जो काफका हमेशा से करना चाहता था। तभी उन्हें सेक्टर 8 में योजू को देखने की रिपोर्ट मिलती है। वो सभी सीधा बिल्डिंग से कूद पड़ते हैं। काफका भी अपने पहले मिशन को यादगार बनाने के लिए एक्साइटेड था और वो बिल्डिंग से संभल कर उतरने लग जाता है। वहीं मीना अपनी जगह पर पहुंच चुकी थी, जहां से वो होंजू को शूट करने वाली है। जितना हो सके होंजू को नुकसान पहुंचाने के लिए और उसे ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज पहुंचाने के लिए मिलिट्री होंजू पर सपोर्ट फायरिंग करती है, पर उस होंजू पर शायद ही कोई असर हो रहा था। काफका का बैच भी सेक्टर 8 में योजो के आने का वेट कर रहा है, लेकिन इस बार काफका डरा हुआ नहीं है, बल्कि वह सूट की असीम शक्ति को महसूस कर पा रहा था। और तभी एक योजू उसे ठोकर मार के कचरे के डिब्बे में फेंक देता है। कीको उसे डांट रही थी कि उसका कॉम्बैट पावर 1 है, पर फिर भी वह इतना आगे चला गया था। थोड़े पुराने ऑफिसर्स उनकी ये हरकतें देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो उन्हें ताना मारते हुए कहते हैं कि ज़्यादा स्टाइल मत मारो और किसी सेफ जगह छिप जाओ, जो सुनकर कीको का ईगो हर्ट हो जाता है। इन ऑफिसर्स को भी योजो का सामना करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि ये लोग इनकी कमज़ोरी नहीं जानते थे। और तभी कीको ने बड़े आराम से उन्हें ख़त्म कर दिया। कीको की ताकत देख वो ऑफिसर्स भी हैरान हो जाते हैं। काफका कीको की तारीफ करता है और काफका के मुंह से अपनी तारीफ सुन वह शर्माने लग जाती है। और तभी सिस्टम डिटेक्ट करता है कि कीको की हार्ट बीट काफी तेजी से बढ़ चुकी है। तभी कीको चिल्लाते हुए काफका को अपना मुंह बंद करने के लिए कहती है
और असल में कीको ही ऐसी नहीं थी। नए बैच में हर कोई अच्छा कर रहा था क्योंकि वो लोग बैटल के साथ एक दूसरे को कंपटीशन भी दे रहे थे। रेनो भी अपने टाइप के अकॉर्डिंग ग्रीन बुलेट्स को छोड़ के ब्लू बुलेट्स को यूज कर रहा था, जो उसके शिकार की रफ्तार को धीमा कर देते हैं। रेनो अपने आप से जल्द सुपर स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है ताकि काफका को कभी काइजू बनने की जरूरत ना पड़े। अब प्लेटन लीडर भी नए बैच से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी, खासकर उनकी पर्सनैलिटी से। पर इस बैच में यही बात खास नहीं थी। जो यहाँ अच्छा कर रहे हैं वह दूसरे को भी बेहतर करने को मोटिवेट कर रहे हैं। लेकिन बस वहाँ काफका ही था जो किसी की मदद नहीं कर पा रहा था। उसे अपने ऊपर निराशा भी हो रही थी। तभी उसे उन ऑफिसर्स की कही वो बातें याद आ जाती हैं कि कैसे उन्हें अभी तक योजो की कमजोरियों का पता नहीं चला है। वो अपने पीछे एक मरा हुआ योजो को पाता है और अपने सूट की 1% पावर का यूज करके वो उस योजो के शरीर को फाड़ देता है। इस योजो का शरीर फंगस जैसा था, लेकिन उसका कोर वहां नहीं था जहां अक्सर हर काइजू का होता है। तभी काफका एक चीज देखकर हैरान हो जाता है। वह वाइस कैप्टन होशिनो को योजो के कोर के बारे में बताता है, जो कि उसकी गर्दन के बेस में था, जिसको एक सख्त फाइबर ने कवर किया हुआ है। इसलिए कोर को खत्म करने के लिए इन पर साइड से हमला करना होगा। और जो हैरान कर देने वाली बात थी वह यह थी कि इन योजो के निचले हिस्से पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लगे हुए हैं, जिन्हें अगर नष्ट नहीं किया गया तो जो मरे हुए योजूस हैं वो और भी ज्यादा योजूस को पैदा करने लग जाएंगे। होशिनो काफका के काम से इम्प्रेस हुआ था और जो इन्फॉर्मेशन उसे मिली है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और योजू के कोर के बारे में, वो टीम तक पहुंचा दी जाती है। अब काफका भी अच्छा महसूस कर रहा था कि वह अपनी टीम के काम आ पा रहा है। अब वह मान लेता है कि वह सभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करने का काम कर सकता है। अचानक वहां धमाके होने लग जाते हैं। सभी लोग मिलकर उस होंजू को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस पर कोई भी हमला असरदार नहीं साबित हो रहा। मीना ने भी उस पर अपना निशाना दाग दिया था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मीना अपने सूट की 96% पावर को यूज कर पाती है, जिसके कारण उसके वेपन से किया हुआ हमला काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। और यही कारण है कि मीना को अटैक करने से पहले परमिशन लेनी पड़ती है। पहला शॉट होंजू के शरीर को ही तबाह कर देता है और दूसरे शॉट में उसका कोर तबाह हो चुका था। थर्ड शॉट में वह कंफर्म कर दिया जाता है कि होंजू मारा जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी मीना ने हमला करना बंद नहीं किया था। वो शायद काफका को जता रही थी कि कौन बेहतर डिफेंस फोर्स ऑफिसर बना है। और उसी वक्त होशिनो काफका से आकर पूछता है कि क्या वह कभी इतनी ताकत इकट्ठा कर पाएगा कि वह मीना के बगल में खड़ा होकर लड़ सके। तो काफका उल्टा उनसे पूछता है कि क्या वो खुद ऐसा कर सकते हैं। इस पर होशिनो शान से मना कर देता है और कहता है लॉन्ग रेंज में या तो बड़े काजू के मामले में होशिना की कॉम्बैट पावर कुछ खास नहीं होती, लेकिन जब बात छोटे या मीडियम साइज की काइजू की बात आती है तो उससे बेहतर यहाँ पर और कोई भी नहीं। वो हिला भी नहीं था और फिर भी उसने होजू के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। अब वाइस कैप्टन होशिनो, जिनका स्पेशल वेपन दो छोटी कटारा है, वैसे वो विशालकाय होजू को मार चुका है, लेकिन लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई। उस विशाल होजू के अंदर पल रहे अनगिनत योजूस अब तक तेजी से बाहर आ रहे हैं। अब तक सभी नए ऑफिसर्स थक चुके हैं, उनकी कॉम्बैट पावर काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है। वाइस कैप्टन होशिनो हमें बताते हैं कि मैक्सिमम ऑफिसर्स अपना पूरा करियर 20% कॉम्बैट पावर में ही निकाल देते हैं, लेकिन जैसा कि कीको ने आते ही लिमिट को तोड़ दिया था, उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस था। लेकिन वो बताता है कि रेनो के अंदर में भी उसे काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल दिखता है। अब यहाँ दूसरी तरफ हम रेनो और इहारू को एक साथ देखते हैं। वो दोनों फॉक्सलेट की ओर जा रहे थे क्योंकि एक रिपोर्ट मिली है कि वहाँ एक नया काइजू देखा गया है। लेकिन जब वहाँ दोनों पहुँचते हैं तो उनसे पहले वहाँ एक सफाई कर्मचारी मौजूद था। वो लोग नहीं जानते कि यहाँ ये क्या कर रहा है, पर हम जानते हैं कि यह मरे हुए योजुस के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ढूंढ रहा है। वह हैरान था कि सभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को तबाह कर दिया जा चुका है और यह भड़क जाता है और उसे यहाँ से एक सेफ जगह जाने के लिए बोलता है। लेकिन वह आदमी योहारू के ऊपर फिंगर पॉइंट करता है और उसे शूट कर देता है। यह बच गया था कि गोली उसके दिल के थोड़े ही ऊपर लगी थी और हम देखते हैं कि यह वही अनजान काइजू था जो एग्जाम के दौरान देखा गया था और उन दोनों ने भी इसको पहचान लिया था। वो दोनों बेस में रिपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस काइजू ने इस हिस्से को बाहरी दुनिया से अलग कर दिया है, जिस कारण से वह लोग किसी को भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब वो काइजू रेनो पर भी वही हमला करता है, लेकिन रेनो इतना तेज होता है कि इस काइजू को उसके एम पर ही शक होने लग जाता है। हालांकि रेनो घायल तो हुआ था,
लेकिन जो कीको ने उन्हें कैफे में बताया था कि इस अनजान काइजू के हमला करने से पहले उसकी उंगलियां पंप होती हैं, और इस चीज को ही नोटिस करके रेनो बार बार अपने वाइटल ऑर्गन्स को बचा पा रहा था, और वो काइजू भी इस चीज को समझ चुका था। अब रेनो की बुलेट्स का भी इस पर कोई असर नहीं होता है। वह इहा को यहाँ से जाकर बैकअप बुलाने को कहता है। वो तुरंत मना कर देता है, पर तभी उसके ऊपर एक जानलेवा हमला होता है और रेनो ने उसे बचा लिया था। रेनो एक बार फिर उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी बात मानने के लिए रेडी ही नहीं होता है। बट आखिर में वो वहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब फट तो रेनो की भी रही थी, क्योंकि कीको भी उसके सामने टिक नहीं पाई थी, जिसके बावजूद भी वो उसके सामने ऐसे खड़ा होता है और उससे लड़ रहा है, क्योंकि उसे काफका जैसे डिफेंस फोर्स ऑफिसर बनना है, जो अपनी जान की भी परवाह किए बिना अपने साथियों की जान बचाते हैं। अब दूसरी तरफ इहा भागते भागते गिर जाता है, और असल में वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। वो रेनो जो अपने सूट की 8% पावर को ही यूज कर पाता है, आज वो बढ़कर 18% हो चुकी है, जबकि वह पिछले 2 हफ्तों से 20 पर ही अटका हुआ है। वाइस कैप्टन होशिनो ने उन्हें बताया था कि ज्यादातर ऑफिसर्स अपने पूरे करियर में सूट की सिर्फ 20 से 30% पावर को ही यूज कर पाते हैं, लेकिन इसको ब्रेक करने की क्षमता हर किसी में होती है। इहारू मान लेता है कि जब उसने डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने का सपना देखा था, तब से हर एक दिन वह अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए पुश करता आ रहा है, लेकिन रेनो ने उसे ऐसे सरपास कर दिया था जैसे कोई बड़ी बात ही ना हो। और वहां दूसरी तरफ उस काइजू को भी एहसास हो गया था कि रेनो पर उसके आम हमले काम नहीं करेंगे, इसलिए अब ये काइजू अपने 2 और हाथों को बाहर निकाल लेता है, और इस बार उसने अपनी सभी फिंगर्स को एक साथ पंप किया था, लेकिन वह हमला रेनो को लग पाता इससे पहले इहा उसे बचा लेता है। इहा को अपने अंदर की कमी का एहसास हो चुका था। असल में उस दिन से आज तक इहा अपने आप को बदल ही नहीं पाया। हर बार किसी ना किसी को उसे बचाने आना पड़ता था। वो रेनो से मुस्कुराते हुए बोलता है कि रेनो, तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। अब जाके उस काइजू को भी एहसास हुआ है कि रेनो इहारू को भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। इस काइजू ने इस इलाके में लिमिट स्पेस बनाया हुआ है। इस काइजू की इच्छा के बिना ना तो कोई इसके अंदर आ सकता है और ना ही इसके बाहर जा सकता है। अब रेनो और इहा एक साथ मिलकर उस काइजू पर हमला करते हैं। इहा पीछे से बैकअप दे रहा था। वो भी रेनो की तरह डिफरेंट बुलेट्स को ट्राई कर रहा था। यह कंडक्टर राउंड बुलेट्स हैं जो कि एनिमी की बॉडी को पैरालाइज कर देती हैं। अब ये काइजू इहा को एक आसान टारगेट मानता है और उसे पहले खत्म करने का मन बना लेता है, लेकिन अब तक इहारू को भी उसके अटैक की टाइमिंग समझ आ चुकी थी। वह कंडक्टर बुलेट से उसके पैरों को कुछ देर तक पैरालाइज कर देता है, और इस मौके का पूरा फायदा उठाने के लिए रेनो अपनी कॉम्बैट पावर की लिमिट को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। काइजू के शरीर के हिस्से इधर उधर बिखरने लग जाते हैं, लेकिन धुआं हटने के बाद हमें यह जानने को मिलता है कि उस काइजू ने अपने सामने मरे हुए योजो के ढेर को इकट्ठा कर दिया था। वह अचानक बाहर निकलता है और रेनो के शरीर को छन्नी कर देता है। दूसरी तरफ फोर्स को भी रियलाइज हो चुका था कि काफी देर से रेनो और इहा से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। काफका को उनकी चिंता हो रही थी। तभी वह एक मरे हुए योजो की बॉडी को रिएक्ट करते हुए देखता है। काफका और कीको दोनों ही समझ चुके थे कि किसकी वापसी हुई है। अब दूसरी तरफ रेनो लगभग अनकॉन्शियस ही हो जाता है, लेकिन वो अभी भी अपने बहते हुए खून को रोकने की कोशिश करता है और फिर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। इहा के कंडक्टर राउंड भी अब बेअसर थे, जिसके बाद वो इहा के हाथों और पैरों को डैमेज कर देता है, और रेनो जितना उठने की कोशिश कर रहा था वो काइजू उसे उतना ही तड़पा रहा था। इहारू को अपने पे गुस्सा आ रहा था कि उसका साथी उसके सामने ही मरने वाला है और वह कुछ भी नहीं कर पा रहा। वो मान चुका था कि रेनो उससे ज्यादा स्ट्रांग है और शायद एक दिन वो कैप्टन भी बन जाएगा, इसीलिए वह नहीं चाहता कि रेनो का अंत ऐसे हो। वह गन उठाकर काइजू पर हमला करता है, लेकिन उस गन की बुलेट खत्म हो चुकी थी। सब कुछ खत्म हो चुका था। उस काइजू ने वापस अपनी फिंगर पॉइंट कर ली थी। अब इहा प्रे करता है कि गॉड या इविल बीइंग जो भी सुप्रीम सच में मौजूद है, वो उससे अपने दोस्त की जान की भीख मांग रहा था। वो काइजू रेनो को खत्म करने वाला था, लेकिन इस बार उसके पीछे एक डिमोनिक एंटिटी खड़ी थी जिसने एक ही पंच में उस काइजू के सिर को धड़ से अलग कर दिया था। काफका हिबिरो काइजू नंबर 8 रेनो से माफी मांगता है, वो भी लेट आने के लिए, और उसे अपनी गोद में उठा लेता है, लेकिन वह काइजू अभी तक मरा नहीं था। काफका रेनो से थोड़ा वक्त मांगता है और उसे अपनी चोटों को सूट से हील करने को कहता है। रेनो सोच रहा था कि जिसके लिए वह स्ट्रांग बनना चाह रहा है, आज उसी की वजह से उसे वापस काइजू बनना पड़ा। काइजू नंबर 8 के बारे में इस अनजान काइजू ने भी सुन रखा था, लेकिन ये उसकी उम्मीदों से भी काफी ज्यादा स्ट्रांग निकला। अब इस पगले का यह कहना होता है कि काइजू होकर तुम मेरे आड़े क्यों आ रहे हो, खैर तुम्हें इसकी सजा मिलेगी।
तुम्हारे शरीर को मैं खिलौने की तरह रखूंगा। जिसके अगले ही सेकंड काफका के राइट साइड होल हो जाता है। वो काफका के खिलाफ अपनी पूरी ताकत को इस्तेमाल कर रहा था। इहारू हैरान था कि वह अनजान काइजू अब तक बस उनके साथ खेल रहा था। रेनो काफका को भागने के लिए कहता है तो वही हम काफका की आंखों में गुस्सा साफ देख पा रहे थे। ये बोलता है कि ये क्या वही चीज है जिन्हें तुम इन्हें टॉर्चर कर रहे थे। अब काफका ने इतने सुपर स्ट्रॉन्ग हमले को भी सिर्फ अपनी चीख से रोक दिया था। काफका उसके करीब आकर उससे मल्टीपल पंचेस मार देता है और ये काइजू फिर से अपने सामने लाशों के ढेर खड़ा कर देता है और अपनी बॉडी को जल्दी हील करने लग जाता है। पर काफका ने उस ढेर को भी फाड़ दिया था। काफका उसको संभालने के लिए एक मौका भी नहीं देता है। उसके शरीर से बना कवच भी फट जाता है और उसे अपने आप को इतना जल्दी रीजनरेट कर पाना उसके लिए नामुमकिन सा था। वो लड़ाई से पीछे हटना चाहता था लेकिन काफका उसे एक भी मौका नहीं देता है। अब काफका उसके कोर पर एक अल्टीमेट पंच लैंड कर देता है जिस वजह से वो काफी दूर जाकर गिर जाता है, लेकिन वो उस हमले को कुछ हद तक सह पाता है। पर अब उसका कोर पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका था। अब काफका उसे खत्म करने ही वाला होता है कि वो लोग डिफेंस फोर्स की नजर में आ जाते हैं। इतनी मार खाने की वजह से उस अनजान काइजू का नोमेटिक स्पेस टूट गया था। दूसरी तरफ हम कीको को देखते हैं जो काफका को ही ढूंढ रही होती है। वो चिंता में होती है कि कहीं काफका डिफेंस फोर्स की नजरों में ना आ जाए और तभी सभी को काइजू नंबर 8 के दिखने की रिपोर्ट मिलती है। इस बीच उस अनजान काइजू को अपने आप को हील करने का मौका मिल गया था और वह काफका को भी समझ चुका था। अब वो डिफेंस फोर्स को चारा बनाकर वहां से डिसअपियर होने लग जाता है। अब काफका एक पतली गली ढूंढता है जहां वो अपना इंसानी रूप ले पाए, पर वहां उसकी मुलाकात वाइस कैप्टन होशिनो से हो जाती है जो उसका ही इंतजार कर रहा होता है। वाइस कैप्टन होशिनो ने काइजू नंबर 8 को पकड़ लिया है। यह रिपोर्ट रेनो और कीको को चिंता में डाल देती है। होशिनो को लग रहा था कि काइजू नंबर 8 वही काइजू है जो रेनो और इहारू को टॉर्चर कर रहा था। इसके अगले ही पल उसकी तलवार काफका की गर्दन के करीब थी जिससे काफका अनजाने में ही बच पाया था। उसे कैप्टन होशिनो की रफ्तार की बराबरी करना में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी। जैसा उन्होंने बताया था कि छोटे और मीडियम साइज के काइजू के मामले में वह मीना से भी बेहतर है। यह वह बात सच दिखाई दे रही थी। उनके सूट की कॉम्बैट पावर अनलीश हो चुकी थी जो कि 92% पर थी। यहाँ काफका भी सोच रहा था कि अगर उसका एक पंच भी होशिनो को लगा तो होशिनो की मौत हो जाएगी और इतने में ही होशिनो का एक अटैक उस पर लैंड हो जाता है और उसका दूसरा अटैक लगने से पहले ही काफका पीछे हट जाता है। लेकिन होशिनो की स्पीड उसे भागने का एक मौका तक नहीं देती। फिर भी काफका एक गोटी देकर भागने की कोशिश करता है लेकिन होशिनो का एक फास्ट अटैक जो काफका तक को दिखाई नहीं देता है वो उसके हाथ के साथ कोर के करीब के हिस्से को काट देता है और काफका अपने शरीर को वापस रीजनरेट करता है। अब उसे रियलाइज होता है कि होशिनो से वो भाग नहीं पाएगा। अब वह भागने की कोशिश छोड़कर एक हमले का सामना करता है। अब हमें एनिमी के रिलेटेड एक छोटी सी डिटेल बताई जाती है। जैसा कि अब तक हम होजो और योजो किस्म के काइजू के बारे में ही सुनते आए हैं, लेकिन एक और तरह के काइजू होते हैं जिनका फोर्टिट्यूड 8 से भी ऊपर होता है। वो दाई काइजू होते हैं और सबसे सुपर स्ट्रॉन्ग काइजू होते हैं जिसमें काइजू नंबर 8 यानी कि काफका भी आता है और वो जो अनजान काइजू था वो भी शायद इसी रेंज में आता है। अब होशिनो अपने वेपन्स को हील करता है और डबल इनविजिबल स्लैशेस से अटैक करता है जिससे काफका का एक पैर कट गया था। लेकिन यह अटैक तो सिर्फ होशिनो का एक झांसा था। वो काफका के करीब आकर उसके कोर पर मिस स्लैश ऑन से हमला करता है जिसका अंदाजा काफका को भी था। उसका कोर एक्सपोज हो जाने के बाद उसे अंदाजा था कि होशिनो सीधा उसके कोर पर ही हमला करेगा। उसने होशिनो की तलवार को अपने शरीर से पकड़ लिया था। अब काफका अपने शरीर को चार्ज करता है। होशिनो भी वहां बुरी तरीके से फंस चुका था लेकिन काफका उस पर ना हमला करके उसे हथियार पर हमला करता है और उस प्रेशर की वजह से होशिनो पीछे धकेला जाता है। जब तक वह अपने आप को संभाल पाता है काइजू नंबर 8 वहां से भाग चुका था। अब अगले दिन का सूरज भी निकल गया था। अब तक सारे योजो मारे जा चुके थे। उनकी लाशों के ऊपर बैठी कीको काफका के बारे में ही सोच रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे काफका पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। उसे एहसास है कि काफका ने उसकी जान बचाई थी लेकिन है तो वो काइजू ही। तभी थका हुआ काफका उसके सामने आता है जिसको देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसके गिरने से पहले कीको उसे संभाल लेती है। काफका कीको से माफी मांगता है कि वो उसे अनजान काइजू से उसका बदला नहीं ले पाया। कीको शर्मा जाती है और बोलती है कि मायूस होने की जरूरत नहीं, उसका खात्मा मेरे ही हाथों होगा। काफका मुस्कुराता है और इमरजेंसी वार्ड में जाने लग जाता है।
उसे रेनो और इहा की भी चिंता हो रही थी, पर कीको उसे जाने नहीं देती और जाकर भी वह क्या कर लेगा, ऐसा कीको उसे बोलती है और कहती है कि ज़्यादा चिंता उसे खुद की करनी चाहिए। कीको बताती है कि डिफेंस फोर्स काइजू के रीजनरेटिव पावर पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो असल खतरा यहाँ काफका को है और उसकी बेवकूफ़ी की वजह से वो वाइस कैप्टन की नज़रों में भी आ गया था, जिसको अगर एक सबूत भी मिला तो वह सीधा काफका तक पहुंच जाएगा। दूसरी तरफ होशिनो अभी तक बैटल को लेकर गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी मीना वहां आ जाती है और उसकी फोटो क्लिक करने लग जाती है। मीना उसे काइजू नंबर 8 के बारे में पूछती है। होशिनो को लगता है कि वो काइजू नंबर 8 एक दाई काइजू है। यह सुन मीना हैरान हो जाती है, क्योंकि अगर यह सच हुआ तो यह 5 साल में दिखाई दिया हुआ पहला दाई काइजू होगा और आखिरी बार 5 साल पहले एक दाई काइजू फूको में देखा गया था। होशिनो बताता है कि काइजू नंबर 8 थोड़ा अलग है, वह दूसरों काइजू की तरह लोगों पर बेवजह हमला नहीं करता। तभी उसे रियलाइज होता है कि मौका होने पर भी काइजू नंबर 8 ने उसे मारा नहीं और उसकी मूवमेंट भी एक इंसान जैसी ही थी। मीना होशिनो को रेस्ट लेने के लिए कहती है और कहती है बात रही काइजू नंबर 8 की, तो वो भी एक काइजू है और उनका काम काइजू को खत्म करना, जो कि होशिनो को भी यह बात सही लगती है। तभी ईगा नाम का एक ऑफिसर ऐसी हड़बड़ाहट में रिपोर्ट देता है कि मीना और होशिनो के कान फट जाते हैं, क्योंकि उसे बताना था कि जिस काइजू का इहारू और रेनो का सामना हुआ था वही एग्जाम वाला काइजू था। और इस पार्ट का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो अगर आप इसका अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में यस लिख दीजिए। और आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्या काफका का सीक्रेट कीको और रेनो के अलावा किसी और को भी पता है? तो फटाफट कमेंट कर दीजिए और मुझे ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और आपका भाई आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता है तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सो दैट्स माय टाइम गाइस, बाय।